हेलो दोस्तों, तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल LIA प्रिपरेशन क्लासेज पर। यहां पर आपको सारे सब्जेक्ट के हैंड डिटेल नोट्स यहां पे बोर्ड पर लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसमें आपका केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट कर दिया है। क्लास 10th का केमिस्ट्री वीडियो नंबर 4था और लेक्चर नंबर भी 4था है। और रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ा रहा हूँ। 7 रासायनिक अभिक्रिया आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका गया है और 8वां 9वां 10वां 11वां ये लास्ट 4 रासायनिक अभिक्रिया इसमें पढ़ाना है। क्लास 10th में बस इतने ही रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। आपने अगर उस रासायनिक अभिक्रिया को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियो पड़ गया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है उपचयन अभिक्रिया, जिसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक है हमारा टॉपिक अपचयन अभिक्रिया, जिसे रिडक्शन बोला था, रिडक्शन रिएक्शन। एक है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जिसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक है उष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसे इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो आइए हम उपचयन अभिक्रिया को पढ़ लेते हैं कि उपचयन अभिक्रिया आखिर दम में किसे कहा जाता है। तो उपचयन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि इसका डिफिनीशन आसान से हम लोग लिख लेते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे दे रहा है कि ऑक्सीजन का योग हो, तो आपके पास जितने भी तत्व होंगे उसमें अगर आप ऑक्सीजन को जोड़कर संयोग करके रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो सब उपचयन अभिक्रिया में आएगा। जैसे कि मान लो अगर मैंने कोई कॉपर ले लिया है, कॉपर, और उसका अभिक्रिया मैंने ऑक्सीजन से करा दिया, तो बन गया हमारे पास CuO, कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ पर मैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करूंगा तो कार्बन का एक ही परमाणु है और ऑक्सीजन का भी, कार्बन का यहाँ पर एक ही परमाणु है। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 1-1 है, तो कार्बन की संख्या बराबर है, परंतु ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो ऑक्सीजन की संख्या को बराबर करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा। जब मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा तो ऑक्सीजन की संख्या तो बराबर हो गई, लेकिन कॉपर की संख्या 2 हो गई, तो मैं फिर से यहाँ पर 2 लगा दूंगा। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। इसी तरह मैं हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का अभिक्रिया करा दूंगा तो हमारे पास बन जाएगा H2O। रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या 2 बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कहाँ है, बराबर नहीं है। यहाँ पर क्या उसके एक भी परमाणु नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, ऑक्सीजन की संख्या 2 बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दूंगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो गई, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी 4, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा। यहाँ पर अपने इतने एग्जाम्पल्स काफी हैं उपचयन अभिक्रिया को समझने के लिए कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो। तो हाइड्रोजन के ह्रास होना जरूरी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन का योग होना जरूरी है। तो ये सब क्या है, अपने उपचयन अभिक्रिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको उपचयन अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए और हैंड डिटेल नोट्स अपना तैयार कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं आपने क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और मैं चलता हूं अगले रिएक्शन यानी कि 9वां रिएक्शन क्या है, अपचयन अभिक्रिया पर।
तो अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आइए अपचयन अभिक्रिया समझ लेते हैं। तो ये है अपचयन अभिक्रिया। ठीक उपचयन का उल्टा, उसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा था और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था, लेकिन अपचयन में क्या होगा कि ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा, योग होगा। तो इसको अब डिफिनेशन लिख लिया जाए कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का ह्रास हो, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो मैंने बताया कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का क्या हो, योग हो तथा ऑक्सीजन का क्या हो, ह्रास हो, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का क्या हो, योग हो और ऑक्सीजन का क्या हो, ह्रास हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम बात करें इसको समझने के लिए, तो जब मैं कॉपर को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराऊंगा, तो जब मैं कॉपर को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराऊंगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर अगर मान लिया जाए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ले लो, जब मैं यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराऊं तो आप जानते हो कि कॉपर अलग आ जाएगा और प्लस हाइड्रोजन का क्या होगा, योग हो जाएगा, H2O का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें कि कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराया गया तो यहाँ पर क्या बन गया कि यहाँ पर कॉपर और जल का निर्माण हो गया। इसी तरह आप कुछ भी रिएक्शन लेकर करा सकते हो। हाइड्रोजन की जब, और यही इसे ध्यान समझ लेना कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब हाइड्रोजन का क्या होगा, योग होगा, यानी कि वो हाइड्रोजन जब जुटेगा तो क्या होगा, वह अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आप लेकर कर सकते हो, इसमें कोई नहीं है कि आप इसमें की रासायनिक अभिक्रिया लेकर नहीं कर सकते। ऐसे भी हो सकता है कि जब हम Z जिंक से ऑक्सीजन का जब योग कराएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिंक से जब ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पर मैं 2 लगा दे रहा हूँ, ये आप समझ जाओगे कि कौन सी रिएक्शन है, अपचयन अभिक्रिया। गलत बात, क्योंकि ये कौन सी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ये है उपचयन अभिक्रिया। ध्यान से समझना उपचयन और अपचयन में अंतर क्या है। इसमें ऑक्सीजन जुटेगा और इसमें हाइड्रोजन जुटेगा, तो ये हो गया हमारा उपचयन अभिक्रिया और ये हो गया हमारा अपचयन अभिक्रिया। तो फिलहाल मैंने इसको आपको क्या किया है, बता दिया है, तो इसको आपको उम्मीद करता हूं कि ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का योग हुआ, तो ये क्या होगा, उपचयन, यानी कि इससे एग्जांपल से आप समझ सकते हो। क्या समझ आ गया। अब मैं चलता हूं अपने अगले यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आए तो यहाँ पर आप नोट करके लिख लो कि उपचयन और अपचयन, इसमें ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन का ह्रास होगा। ऋण मतलब ह्रास, घट जाएगा। इसमें ऑक्सीजन का
ह्रास होगा और हाइड्रोजन का योग होगा। ये आप समझ सकते हो नोट में, ये आपका ट्रिक है। चलिए तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अभिक्रिया पर। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने अगले रिएक्शन पे। तो अब टॉपिक हमारा क्या है, 10वां ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी, आप इससे समझ सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा का क्या हो रहा है, क्षेपी यानी कि उत्सर्जन हो रहा है। जब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो यानी कि उसमें ऊष्मा ऊर्जा क्या होती है, निर्मुक्त होती है, यानी कि निर्मुक्त होती है ऊष्मा ऊर्जा। तो इसमें इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, यानी कि इसका जो परिभाषा होगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जब ऊष्मा निर्मुक्त होता है यानी कि उत्सर्जन होता है तो इसे +4 से डिनोट करते हैं। यानी कि एग्जाम्पल देखा जाए तो जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाया जाता है तो H2O बनता है। हाँ, अब यहाँ पर 2 संतुलित करने के लिए लगा दिया जाए तो इसमें प्लस चार्ज करके कितनी ऊर्जा निर्मुक्त हुई, तो इसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है 136 पॉइंट की कैलोरी की ऊर्जा निर्मुक्त होती है, की कैलोरी की ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अगर मैं कार्बन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दूं तो CO2 बनता है और 94.0 की कैलोरी की ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो यहाँ पर आप नोट करके लिख लो कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होने पर उसे प्लस से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जब निर्मुक्त होगी तो ये प्लस आगे आ जाता है। क्लियर समझ आ गया? अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, उसे हम उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। अब इसी का एक भाई जो इसके उल्टा है उसे बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं इसके आगे बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो मैं इसको इरेज करके अगला बताता हूँ। तो अब है हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, शोषी का मतलब इसमें शोषण होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो, शोषण होता है, यानी कि अवशोषित करता है। जैसे कि पानी, एक एग्जांपल दैट कि अगर कोई भी पौधा है उसे पानी डाला जाए पौधे के जड़ में तो पानी क्या होगा, जड़ जो होगा पानी को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। क्या करेगा, अवशोषित करेगा। जैसे कि मान लो इसका एग्जांपल कह रहे हैं कि इसका डिफिनीशन लिखा जाए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा का
शोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि ऊष्मा का शोषण कैसे हुआ, जैसे मैंने N2 नाइट्रोजन गैस पर ऑक्सीजन को मिलाया, क्या किया, N2 पर ऑक्सीजन को मिलाया और 42 पॉइंट की कैलोरी की ऊर्जा को क्या किया, मैंने क्या किया, नाइट्रोजन को जब ऑक्सीजन से क्या किया, जब मैंने नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया और उसमें 42 पॉइंट की कैलोरी की ऊर्जा मैंने उसके में अवशोषण कर लिया, यानी कि उसका शोषण करके मैंने उसको मिलाकर अभिक्रिया कराया, तो हमारे पास N2O बना, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसे मैं बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दूंगा, समझ आ गया। इसी तरह मैंने PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड को जब मैंने किससे अभिक्रिया कराया, जब फास्फोरस पेंटा क्लोराइड को मैंने अभिक्रिया कराया, उसमें क्या किया, मैंने ऊष्मा को अवशोषण करने पर मैंने ऊष्मा उसमें अभिक्रिया कराया, तो वो है PCl5 यानी कि PCl3 यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस बनाता है। इतने एग्जांपल्स आपके लिए बहुत ज्यादा काफी हैं। यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में जब मैंने ऊष्मा को अवशोषण करके अभिक्रिया कराया तो हमारे पास फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस यानी कि क्लोरीन गैस हमें मिला। अब देखो यहाँ पर नोट करके लिख सकते हो आप, इसे आप नोट करके लिख लेना, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपने इसका क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नोट करके आप लिख लो यहाँ पर कि जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जब ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसे -4 से प्रदर्शित करते हैं। आप कहो कि सर इधर तो भाई इधर तो -4 कहीं लगाए नहीं हो, तो आप ऐसे मामूली सी बात है कि आप सब समझ रहे हैं कि मैंने जब इसकी कैलोरी ऊर्जा को निर्मुक्त कराया तो मैंने जब इसको निर्मुक्त कराना होगा तो प्लस के साथ, यानी कि जो तत्व बनेगा यानी कि जो यौगिक बनेगा उसके साथ ये प्राप्त होगा, तब वो प्लस में आएगा। जब इधर आया तो वो माइनस में ही आया है, यानी कि मैंने इस तीनों को मिला दिया। समझ गया कि मैंने इस तीनों को मिला दिया, यानी कि इसको मिलाया और जितना आया उसको मिलाया, तब जाके मैंने इससे अभिक्रिया कराया, तो ये प्राप्त हुआ। तो माइनस से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके भी होंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसा है। पहले तो ये बात समझ लें कि अगर इसके बाद और टॉपिक्स हैं इसको मैं पढ़ा दूंगा। वेलकम, धन्यवाद।